वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। पेस्टोरल लाइफ यानी घुमक्कड़ जीवन के बाद जब वैदिक काल में अस्थायी जीवन प्रारंभ कर दिए थे, तो इन्होंने किसी कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि जब कृषि कार्य होगा तो अस्थायी जीवन होना लाजिमी है। एक जगह स्थिर जीवन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से जब अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो। कृषि शब्द के लिए कर्षण शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में। ऐसा माना जाता था कृषि कार्य बैलों और हल के माध्यम से होता था, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे जोड़े में हलों और बैलों की मदद से खेती की जाती थी। चूंकि लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, धातु में उन्हें ताम्र का ज्ञान तो था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। स्वर्ण का भी ज्ञान था लेकिन स्वर्ण के लौ हो नहीं सकते थे, क्योंकि इतना मजबूत स्वर्ण होता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि वो लकड़ी के हल बने होते होंगे जो कालक्रम में समाप्त हो गए होंगे। इसके बाद खेती करने के बाद बुआई और रोपाई की बात होती है, और फसलों को काटने के लिए श्रेणी का शब्द जो दराती कहलाता होगा, श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये आजकल की दराती से इसकी तुलना की जा सकती है। खाद के लिए करिश शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंचाई भी की जाती थी। सिंचाई के लिए कुल्ले, वापी, इन सब जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनका हमें जिक्र मिलता है। कुल्ले और वापी कुएं से तुलना की गई है। एक और शब्द का हमें वर्णन मिलता है, वह है खनित्रिमा अपाह। यानी कि नहरों के तरह की कोई संरचना होती होगी, कैनाल की तरह का, और उसमें पानी बहते होंगे। अपाह मतलब बहना। तो खोद करके इस तरह से वो छोटी छोटी क्यारियों और नालियों के माध्यम से वो सिंचाई किया करते होंगे। जिन जिन फसलों को वो उपजाते थे उनके बारे में पता लगता है। तो व्रीहि यानी कि चावल, यौ यानी कि जौ, चौ ये भी शायद चावल ही रहा होगा, चौ सबसे ऐसा प्रतीत होता है। धान्य, धान्य का तात्पर्य उपज से है, क्योंकि ऐसा उपज जिसको बालियों को उसा करके उनसे दाने निकाल जाते हैं, क्योंकि धान्य कृत का हमें वर्णन मिलता है, यानी कि बालियों से अन्न को अलग करने वाला। तो निसंदेह रूप से ये या तो धान रहे होंगे या गेहूं रहे होंगे, इस तरह का हमें शायद वर्णन मिलता है।
षष्ठी शब्द का प्रयोग होता है। षष्ठी मतलब 60 दिन में होने वाला। ये शब्द धान के लिए अर्थात चावल के लिए प्रयोग किया जाता होगा। जब फसल हो जाते थे तो उनको कटाई करके, उनका थ्रेसिंग करके अनाज को अलग कर दिया जाता था और ये उसाया जाता था, जिसे धान्यकृत कहा गया है, जैसा कि अभी हमने बताया। पशुपालन उनका दूसरा व्यवसाय था। पशुपालन में सबसे जिस महत्वपूर्ण जानवर जो उसको वो अपने साथ रखते थे वह था गाय। गाय के लिए गो शब्द का प्रयोग किया गया है और पूरे ऋग्वेद में 176 बार गाय का वर्णन मिलता है। गाय से जुड़े हुए हमें काफी शब्द मिलते हैं। गोचर, जहां गाय को चराया जाता है। गोपाल, जो गायों का चरवाहा होता था, जिसकी गाय होती थी वो चराने जाते थे, वो गोपाल कहलाते थे। गोपत, यानी कि जिसके पास काफी अधिक गाय होती थी, वो संपन्न व्यक्ति गोपत कहलाता था। गोवाल शब्द का भी वर्णन मिलता है। गोवाल की तुलना विद्वानों ने भैंस से की है। गोपाल जैसा कि चरवाहा, गोवाल, गोचर जो जहां घास चराई जाती हो या पॉस्चर लैंड। गोधूल, गायों के खुर से उड़ने वाली, जब गाय सब शाम में लौटती होंगी तो गोधूल हो जाता था, जो बताया जाता था कि ये शाम का समय होता था जब गाय लौटती थी। गोचर भूमि के लिए गोश शब्द का प्रयोग किया गया है। उस वक्त गायों की चोरी भी होती थी, इसलिए गायों को मार्क किया जाता था। गायों पर एक निशान डाला जाता था और गायों की चोरी के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी सुरक्षा की जाती थी गायों की चोरी से, क्योंकि पशु हरण का भी जिक्र मिलता है। पशुओं को लेकर के दूसरे कबीले के लोग चले जाया करते थे। तो इसके लिए गायों की खोज के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम उनका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, तो दूसरा पशुपालन। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार और क्राफ्ट की भी बात हमें ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्राफ्ट्समैन था वो थे कारपेंटर, यानी कि आज की खाती। ये इनका काम है हल बनाना, रथों का निर्माण करना, बैलगाड़ियों का निर्माण करना था, घरों में दरवाजे का बनाना था। ये इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में रथों का प्रयोग काफी होता था। सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। दूसरे आते थे पॉटर, जो कि मटके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनके लिए कुलाल, उनके लिए कुलाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ वो हम पाते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का वो प्रयोग, पकी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, खाना बनाने से लेकर के खाने और पीने तक के लिए। वो वस्त्रों का निर्माण करते थे। वस्त्र दोनों प्रकार के होते थे, गर्म यानी कि उलेन और सूती यानी कि सामान्य वस्त्र। अजीना यानी कि बकरी के खाल का, अजाक मतलब होता है बकरी, और अजीना बकरी के खाल का भी वो वस्त्र शायद बनाते होंगे, तभी अजीना शब्द का प्रयोग होता है। वाणिज्य और व्यापार में वणिक यानी कि त्वेस्ता यानी प्रथम वितरक, त्वेस्ता प्रथम वितरक, वणिक जो वाणिज्य और व्यापार में जुड़े थे उन्हें वणिक कहा गया है। अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। अयस शायद कॉपर या तांबे के लिए करते होंगे, लेकिन धातु का ज्ञान उन्हें था और इसके लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। वाणिज्य और व्यापार में मुद्रा का प्रचलन उस वक्त नहीं था।
निष्क की चर्चा होती है, स्वर्ण की चर्चा होती है, लेकिन मुद्रा की चर्चा हमें नहीं मिलती है। पणि यानी व्यापारी, वो व्यापारियों को क्लास को पणि कहा गया है। पणि का क्या, इसके अलावा जो उनका बार्टर सिस्टम था, जो कि स्पष्ट रूप से हमें मुद्रा की जानकारी नहीं मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि वस्तु विनिमय के द्वारा वो सामान खरीदते होंगे या सामान का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि एक जगह एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरे सोने की इंद्र की मूर्ति है, कोई 100 गायों के बदले में ये इंद्र की मूर्ति लेगा क्या? यानी कि एक इंद्र की मूर्ति सोने के बदले में उसे 100 गाय का वो डिमांड करता है। वाणिज्य व्यापार सिर्फ बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था, जो लैंड रूट होते थे, लेकिन समुद्र व्यापार का भी हमें वर्णन मिलता है। एक जगह वर्णन मिलता है ऋग्वेद में कि एक रिभु को याद किया जा रहा है, क्योंकि एक नावक बीच समुद्र में कहीं टापू पर फंसा हुआ है, उसकी नाव टूट गई है और वो रिभु को याद कर रहा है कि मेरी मदद करो हे देवता, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर एक टापू पर आकर के फंसा हुआ हूँ। तो इस तरह हमें पता लगता है कि इनलैंड और एक्सटर्नल टूर, यानी कि अंतर्देशीय और देशीय दोनों प्रकार के व्यापार होते होंगे। और इस तरह हम पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार तीनों पर आधारित थी। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे। धन्यवाद।